students. Myself Vishit Chadwani. I am a chartered accountant, assistant professor in government college. आज हमारा टॉपिक है पीजीबीपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ठीक है सर, पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए एक कपड़े के व्यापारी का लाभ हानि खाता निम्नलिखित दिया गया है। अब आप देखिए स्क्रीन पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है जो उस कपड़े के व्यापारी ने अपनी नॉलेज से बनाया है, जो उसकी अकाउंटिंग नॉलेज होगी या उसने बनवाया होगा किसी अकाउंटेंट ने। जरूरी नहीं है कि उस बंदे में इनकम टैक्स वाली नॉलेज है या नहीं है। तो देखते हैं उसने क्या बनाया है। उसने सैलरी, कमीशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपेंसेस, डोनेशन, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, फ्री सैंपल, इन सबको डीआर किया है। कुछ और आइटम्स हैं। और सीआर साइड में इसने ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, सन्ड्री इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को क्रेडिट किया है। उसके अलावा इस क्वेश्चन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि आप देख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं सर, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसने कितना नेट प्रॉफिट शो किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया है वो है करीबन 29,000। उसका ये मानना है कि उसने 29,000 कमाया है। अब अपन ये देखते हैं कि वास्तव में ऐसा है क्या। तो मैं शुरू करता हूँ सर आंसर, बिना ज़्यादा टाइम कराऊंगा। आप ये 29,000 नेट प्रॉफिट एज पर द P&L इसने शो किया है। अब आप इसकी डेबिट साइड को स्कैन करें। डेबिट साइड में सैलरी पे करना पड़ता है स्टाफ को, तो ये ज़रूरी एक्सपेंसेस है। अब मैं आपको अलाउ डिसअलाउ बता रहा हूँ। जो एक्सपेंस बिजनेस के लिए है, ज़रूरी है, वो अलाउ है। तो सैलरी पे आपका अलाउड है। कमीशन आप देते हैं क्योंकि बंदा आपके लिए सेल्स लाता है, अलाउड है। सन्ड्री एक्सपेंस छोटा मोटा खर्चा होता है, अलाउड है। सेलिंग पे एक्सपेंस होते ही हैं, अलाउड है। डेप्रीसिएशन भी प्राइमा फेसी अलाउ है। जब तक ये कुछ नहीं बोलता मैं ये मानूंगा कि डेप्रीसिएशन इसने सही निकाला है, अलाउड है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इसने 6,000 खर्च किए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में रूल बताया था कि आप 1/5 एक्सपेंडिचर ही ले सकते हो। अब जरा आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए। इसमें क्वेश्चन बार बार आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे जो बी पॉइंट है उसमें लिखा है कि इसके जो एडिशनल एसेट हैं उनका मूल्य 1 लाख है। अब अपन रूल्स पे आते हैं। देखिए अगर आपके असेट 1 लाख के हैं तो 1 लाख का 5% आपको लेना चाहिए, यानी 5,000 रुपये। आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो है 6,000 रुपये। तो आपको क्या करना है, 5 या 6 में से छोटा अमाउंट पिक करना है, जो लोअर वैल्यू है वो पिक करनी है, जो कि 5,000 है, और उसके बाद 1/5 लेना है। तो यानी अब आपका कुल मिला के बात क्या हुई कि इस क्वेश्चन में आपका केवल 1,000 रुपये अलाउड होगा और बाकी का जो है रिमेनिंग आपका डिसअलाउ होगा। तो रूल क्या है, ये रूल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का। जब आप प्रारंभिक व्यय करते हैं, या तो शुरू में होते हैं जब बिजनेस शुरू होता है, या बिजनेस का जब एक्सटेंशन किया जाता है तब होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस को तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको असेट का 5% भी चेक करना है। और उसमें से फिर आपको क्या करना है, दोनों में से लोअर वैल्यू पिक करनी है। लोअर वैल्यू पिक करने के बाद भी आपको केवल 1/5 ही अलाउ करना है। ठीक है सर, इसका सेक्शन आपका 35D है, सेक्शन आप याद रखिएगा। 1/5 अलाउड है। अब आप बात समझिए, 1,000 रुपये अलाउ होना था और इस बंदे ने पूरा 6,000 डेबिट कर दिया। दैट इज इसने 5,000 रुपये ज़्यादा डीआर कर दिया। ज़्यादा डीआर करने से क्या हुआ, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो अब आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं अब यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये एडजस्ट कर दिए। ऐसे आपको बारी बारी से अपना पूरा का पूरा P&L स्कैन करना है। ठीक है सर, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपेंस दिखाए। आप प्रमोशन करेंगे, एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, खर्चा तो होगा, अलाउड है। डोनेशन देखने वाली बात है कि आपने कहाँ दिया है। तो नीचे कहीं इन्फॉर्मेशन, इसलिए अपन पहले इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। टी पॉइंट कहता है कि डोनेशन की जो राशि है उसमें आपने गरीब छात्र को दान दिया है 400 रुपया। देखिए डोनेशन आपका पूरा ही डिसअलाउड है। जैसे अगर इसमें डोनेशन की अमाउंट देखें तो इन्होंने 2,000 रुपये दिया है, तो 400 तो इस गरीब बच्चे को दिया है, 1,600 किसी और को भी दिया होगा, तो भी वो अलाउड नहीं होगा। केवल जो साइंटिफिक रिसर्च वाला डोनेशन है वो अलाउड है, उसके अलावा ये अलाउड बाकी खर्चा नहीं है। तो ये डोनेशन को मैं डिसअलाउ करने जा रहा हूँ। और वैसे अपन पूरा क्वेश्चन पहले देख ही लेंगे और उसके बाद ही चीज़ों को करेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट लिखने से पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया। अभी तक आपका पहला पॉइंट ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला आ गया है, जो कि मैंने डिसअलाउ किया है। और अब यहाँ पे
सेकंड जो पॉइंट मैंने अभी अभी लिया वो है डोनेशन। ठीक है, आपका जितना भी डोनेशन है, आपका जो भी डोनेशन है वो आपका डिसअलाउ रहने वाला है साइंटिफिक रिसर्च के अलावा। ठीक है सर, 2000 रुपये का डोनेशन आपका डिसअलाउ रहने वाला है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में वापस ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। ये तो उन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात गलत है, क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपेंसेस यानी पर्सनल खर्चे। ये तो ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग होता है तो कैपिटल में से लेस होना चाहिए। ये यहाँ क्या कर रहा है, तो डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को अपन डिसअलाउ कर देंगे। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है वो है 1500 रुपया, और हम यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। स्टूडेंट को अब ये कंफ्यूजन होता है, सर जोड़ेंगे क्यों, आप तो ये बताओ जोड़ेंगे क्यों। देखिए इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को डीआर कर दिया। डीआर करने से क्या हुआ, डीआर करने से प्रॉफिट्स बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस बढ़ गए तो क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। तो इसीलिए एक्सपेंसेस इन्होंने बढ़ा दिए, प्रॉफिट को इन्होंने कम कर दिया। तो हम प्रॉफिट को वापस सही करने के लिए जोड़ेंगे, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस को डिसअलाउ किया जाएगा। चलिए सर वापस ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्री सैंपल। आप कस्टमर को फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये एडवर्टाइजिंग का तरीका है, ये अलाउड है। बैड डेब्ट्स अगर डूबता है पैसा तो ये जेन्युइन लॉस है, ये बिजनेस में होता ही है, अलाउड है। एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च होता ही है, अलाउड है। यहाँ साइड में इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट किया है, नेचुरल है। कमीशन मिला है, ये भी बिजनेस इनकम है। सन्ड्री इनकम को भी हम बिजनेस मान लेते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन्होंने 7000 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट मिला है, डेफिनेटली मिला है इसलिए सीआर किया है, तो ये इंटरेस्ट जो है ये अदर सोर्स हेड की इनकम होती है, तो 7000 अपने को लेस करने पड़ेंगे। ये जो 7000 है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। कुछ इनकम ऐसी होती है जो आपकी इस हेड की नहीं होती, जैसे ये जो इनकम है मैं आपको बताऊं, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो है, आपने जितना क्रेडिट किया है, जितने रुपए से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये अदर सोर्स हेड की इनकम है। यू वेरी वेल नो ये अदर सोर्स की इनकम है, तो इसे आपको क्या करना है, हटा देना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम बिजनेस की इनकम निकाल रहे हैं। चलिए सर वापस ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में फिर कहता है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 6000 रुपये का हमें रेंट मिला है हाउस प्रॉपर्टी से। ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड की है, ये यहाँ क्या कर रही है, इसके पीछे मैं बताऊँ गलती क्या है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमें अकाउंट सिखाया जाता है कि रेंट रिसीव होगा तो ये इनकम है, इनकम है तो P&L में लिखा जाएगा, इसलिए इसने P&L में लिख दिया। लेकिन इनकम टैक्स में हम चीज़ों को अलग अलग बांटते हैं, जो इनकम बिजनेस की है वो बिजनेस में जाती है, जो हाउस प्रॉपर्टी की है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। तो इसीलिए अपन ये इनकम तो हम जानते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है, तो अपने को इसे हाउस प्रॉपर्टी में लिखना है, तो यहाँ से इसे हटाना है। मैं फिर बता दूं हटाने का पर्पस, आपने इनकम को क्रेडिट कर लिया, इनकम को क्रेडिट करने से आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। अब आपको उसे रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे मैंने बी लिखा कि रेंट रिसीव्ड, और ब्रैकेट में मैंने कोट किया कि ये मैटर जो जाएगा वो आपका HP हेड में जाएगा। चलिए सर, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। इसके बाद आगे बात करते हैं। फिर देखें तो CR में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। वेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, अगर ये प्रॉफिट है भी तो ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, अगर है भी तो ये कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन भी है या नहीं वो एक अलग बात है, बट कम से कम मशीन को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस इनकम नहीं होता, बिजनेस इनकम नहीं होता, तो आपको इसे हटा देना है। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। ये आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने इसे हटा दिया, सेइंग दैट ये मेरी इनकम नहीं है। ठीक है सर, तो ये C पॉइंट मैंने हटा दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इट्स नॉट माय बिजनेस इनकम, और ये 5000 रुपये हटा दिए। तो उन्होंने 3 इनकम अभी तक गलत क्रेडिट कर रखी थी, तो मैंने उन तीनों इनकम को हटा दिया। अब अपन बारी बारी से पॉइंट पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक वाज 50,000 बट द मर्चेंट वैल्यूड इज 20% हायर। इनका ये कहते हैं ओपनिंग स्टॉक 50,000 था, लेकिन इन्होंने 20% ज़्यादा यानी 10,000 रुपये उसे ज़्यादा दिखाया। अब बात आप समझिए कि इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया, आराम से। ओपनिंग स्टॉक यानी एक्सपेंस की आइटम को इन्होंने ज़्यादा दिखाया, एक्सपेंस की आइटम को ज़्यादा दिखाने से इन्होंने प्रॉफिट को कम कर लिया, तो हम प्रॉफिट को वापस जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपये को अपन ऐड बैक करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपया लिखा और मैंने ऐड बैक करते समय रीज़न लिख के बताया। जैसे इसे लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट है एडजस्ट का, आपको नंबरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मीनवाइल मैं बोलता रहूँगा कि इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू पे दिखाया और ऐसा करके एक्सपेंस पे प्रेशर डाला, प्रॉफिट्स पे दबाव आया, प्रॉफिट्स कम हो गए, इसलिए मुझे इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि हम सही बिजनेस इनकम निकालना चाहते हैं। बी पॉइंट में लिखा है सर एडिशनल एसेट्स, इसको हमने देख लिया है, प्रिमिलरी एक्सपेंस में काम आता है 5% ऑफ एसेट देखते समय। डोनेशन की राशि गरीब बच्चे को दी है, उसमें आपको सिंपैथी खाने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, पुण्य कमाओ, लेकिन ये अलाउड एक्सपेंडिचर नहीं है। उसके बाद है ₹500 पेड एज ब्राइब इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। आपने 500 रुपये रिश्वत के लिए दिए हैं। वेल हो सकता है व्यापारी को कहीं रिश्वत देनी पड़ी हो, बट इसे ऑफिशियली तो अलाउ नहीं किया जा सकता, तो ये आपका डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। तो यानी ये कहना चाहते हैं कि ऊपर ये जो इनके सन्ड्री एक्सपेंसेस है ना, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस थे, उनमें कहीं ना कहीं ये रहे, ये जो 14,500 के सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, उसमें 500 रुपये इन्होंने रिश्वत के लिए दिए हैं, लेकिन ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब अपन इसको डिसअलाउ करते हुए जोड़ेंगे। ठीक है, तो 500 रुपये डिसअलाउ किया है। क्या डिसअलाउ किया है? ब्राइब, ये इट इज नॉट एन इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। सर चलिए वापस क्वेश्चन में चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन कहता है डी पॉइंट में, डी हो गया है, पांचवा है कि विज्ञापन व्ययों में 600 रुपये हमने ग्राहकों को वितरण हेतु डायरी और कैलेंडर खरीदे हैं। इनमें एक पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का मूल्य 1500 रुपये भी शामिल है। पहले अगर आपने ग्राहकों को डायरी, कैलेंडर, छल्ले, चाबी के की चेन्स वगैरह बांटे हैं तो वो तो अलाउड है, बिजनेस प्रमोशन का ये तरीका होता है, बैग वगैरह देना, पेन वगैरह देना। लेकिन आपने जो पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइज करते समय पैसा दिया है, ठीक है ना, जैसे हम राजनीतिक पार्टी को चंदा डायरेक्ट भी दे सकते हैं और विज्ञापन के थ्रू भी दे सकते हैं, तो ये आपका खर्चा स्पेशली डिसअलाउ किया गया है। तो 1500 रुपये आपका डिसअलाउ किया गया है। तो चलिए ये 1500 रुपये, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आप किसी कमर्शियल मैगजीन में करा दो, अखबार में करा दो, चलेगा, बट एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी मैगजीन ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो ये आपको डिसअलाउ कैटेगरी में रखना है। 1500 रुपये हमने लिख दिया है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मिनट। ओके, हाँ सर, तो क्वेश्चन में ऊपर चलें तो अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है डूबत ऋण में 500 रुपये का एक ऐसा ऋण शामिल किया गया है जो वास्तव में 3 साल पहले डूब चुका था। वेल मतलब बैड डेट्स कुछ तो इनकी इस साल हुई है और कुछ पैसा इनका पहले ही डूब गया था, बट अगर पहले डूब गया था और क्लेम हमने फर्स्ट टाइम किया है तो वो अलाउड है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन करंट प्रीवियस ईयर जैसे 2021 को कर रहे हैं तो वो बैड डेट्स 2021 वाली ही होनी चाहिए। अगर आपकी 18-19 की भी बैड डेट्स है, 3 साल पुरानी बैड डेट्स भी है और अब आप उसे बुक्स में पहली बार ला रहे हो तो उसे ला सकते हो, तो नो प्रॉब्लम। एफ पॉइंट का नहीं करना कुछ, यानी ऐसा नहीं है ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट को प्लस माइनस करना ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2020 को आपके पास ये असेट्स थे, जैसे आपके पास मशीन ए है, मशीन बी है, ऑफिस का बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और ऑफिस का फर्नीचर है। तो देखिए आपके पास 5 असेट्स हैं, में जो मशीन ए है और मशीन बी है उनकी डेप्रिसिएशन रेट सेम है, तो आप उनका ब्लॉक क्रिएट करेंगे। आपके पास पहली मशीन 40 की है, दूसरी मशीन 10 की है, दोनों मशीनें मिला के 50 की हो गई हैं। तो मैं इसको आपको वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ। आपके पास जो मशीन्स हैं उसको मैंने यहाँ पे 50,000 लिखा है और ये 50,000 कैसे आया है, इसके अंदर 40,000 वाली मशीन और 10,000 वाली मशीन को मैंने एक साथ लिखा है, इसे ब्लॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर वापस बात करें, इसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग है और जिसमें हमारा ऑफिस है वो है 40,000 की, और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है जो हमने शायद स्टाफ को दे रखी होगी रहने के लिए, वो भी 40,000 की है। ठीक है सर, तो मैं इन बाकी वैल्यूज़ को भी लिख देता हूँ। 40,000 रुपये की बिल्डिंग ऐसी है जो ऑफिस वाली है, 40,000 की बिल्डिंग रेजिडेंशियल है और 10,000 रुपये का हमारे पास फर्नीचर है। ठीक है सर, चलिए
अब ये एक इन्फॉर्मेशन ये देता है कि मशीन ए जो थी, जो फर्स्ट मशीन थी, उसको इन्होंने बेच दिया है 45,000 रुपये में। अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ, अगस्त में आते आते इन्होंने मशीन को सेल कर दिया और 45 में सेल करने की वजह से इन्होंने 5,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया। इनकी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही है, लेकिन मैंने बताया कि 5,000 बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए अपन इसको लेस कर चुके हैं। हाँ, ये बात जरूर समझ में आई कि इन्होंने मशीन को बेचा है। तो हमको क्या करना होता है, अगर कोई मशीन परचेज की है तो उसे हम जोड़ते हैं। जस्ट अ मिनट। अगर हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो उसे हम जोड़ दिया करते हैं, और अगर हमने कोई सेल किया है तो सेल को भी डेफिनेटली हम कंसीडर करते हैं सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, इसके बाद आपके पास 5,000 बचा, और जैसे कि डेप्रिसिएशन की रेट है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 40%, तो 5,000 का जो 40% होता है वो होता है 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन। और बाकी और कोई सी में दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग 40,000 की है, उस पर आप 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो 4,000 रुपये आएगा। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 40,000 की, उस पर अगर अपन 5% रेट गिवन है क्वेश्चन में, नहीं तो हम याद करके भी जाते, उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन होगा। और जो फर्नीचर है 10,000 का, उस पर 10% की रेट से 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर और बात करें, क्वेश्चन ये कहता है कि नीचे लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग असेट्स वाज चार्ज्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड रेट्स। बाकी पे तो जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स है उसी से डेप्रिसिएशन लगाया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए, द अमाउंट ऑफ एडिशनल एसेट्स, द अमाउंट ऑफ अलाउएबल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एडिशनल एसेट्स 5,000। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन इसके अलावा है जो हमने इस साल न्यूली एक्वायर की होगी। तो अगर अपन बात करें, नीचे देखिएगा, 2 और 4 6 और 2 8 8 और 1 9 9, और इसके अलावा 5,000 रुपये और बता रहे हैं। 5,000 रुपये ऑन एडिशनल असेट्स बताया जा रहा है। इन सबको आप जोड़ें तो आपका 14,000 रुपये, 14,000 रुपये होता है अलाउड डेप्रीसिएशन। तो 14,000 रुपये होता है अलाउड डेप्रीसिएशन। नाउ अब देखने वाली बात यह है कि इन्होंने कितना रुपया दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने पीएनएल के अंदर जो डेबिट किया है वो किया है 16,000 रुपये। तो इसका मतलब है इन्होंने ज़्यादा डेप्रीसिएशन दिखाया है, ज़्यादा खर्चे दिखाए हैं, प्रॉफिट्स को दबाया है, तो हम उसे एडजस्ट करेंगे। 2,000 रुपये अपन एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 2,000 रुपये। इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, आप 16 और 14 दोनों भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक्सेस डेप्रीसिएशन डिसअलाउड। ठीक है, रियल लाइफ में तो क्या होता है कि जनरली सीए वगैरह के पास आप जाते हैं तो उनको पता है कि बंदे ने डेप्रीसिएशन गलत ही निकाला होगा, तो वो ऊपर जो दिखाया है वो जैसे 16,000 था इस क्वेश्चन में, वो पूरा 16 डिसअलाउ कर देंगे, और नीचे जो 14,000 अलाउड है वो लिख देंगे। तो 16 और 14 डिफरेंस 2,000 ही आ गया, तो 2,000 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है सर। इसके बाद अपन बात करें, काफ़ी क्वेश्चन अपना हो गया है, बस अब 1-2 पॉइंट और हैं। लास्ट पॉइंट में कहता है ऑल द प्रिमिलरी एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द होल अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड टू पी&एल। इन्होंने माना है कि प्रिमिलरी एक्सपेंस पे जो भी खर्चा हमारा हुआ था वो पिछले साल ही हुआ था और हमने सारा खर्चा डीआर कर दिया। तो मैंने कहा सर आप सारा खर्चा डीआर नहीं कर सकते, आप केवल और केवल 1/5 पार्ट को ही डीआर कर सकते हैं। तो 1/5 एज कम्पेयर टू 5% ऑफ एडिशनल असेट्स। ठीक है, तो एक बार के लिए अपने सारे पॉइंट हो गए। इन्होंने कहा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए बिजनेस की इनकम निकालो और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालो। हमने बिजनेस की इनकम ऑलमोस्ट निकाल ली है। देखिएगा जरा, 29,000 हमारी इनकम दिखाई थी उन्होंने, इसमें 7 और 6 13 और 5 18, 18 को हम हटा देंगे तो 11,000 रुपये बची है। यानी 18,000 हमने फालतू इनकम क्रेडिट कर दी थी, इसलिए हमने ऐसे हटा देंगे। और 11 और 5 16, 18 19.5 29 30 31 33, तो 33,500 आ रहा है। तो ये है आपका 33,500। इसे अपन कहा कहते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये हमारी इनकम है और इसी को अपन पीजीबीपी वाला इनकम कहते हैं। ठीक है सर। अब अगर अपन थोड़ी बात और करें, इस क्वेश्चन में जो अपन ने रेंट कमाया है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देख लें, वो आपने जो रेंट क्रेडिट किया है वो 6,000 है और सामने कोई म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह नहीं है।
तो बस और कोई इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है। तो बहुत आसान ही क्वेश्चन हो गया। देखिए, अपन जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए होती है। दूसरे स्टेप पे आपको एक्चुअल रेंट चाहिए होता है। एक्चुअल रेंट आपका 6,000 रुपये है। आपको इन दोनों में से बड़ी वैल्यू पिक करनी होती है। उसके बाद अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स होता है तो वो लेस करना होता है, और उसके बाद आपकी NAV आ जाती है। 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो कि पहले से फिक्स है। कि आपको ये हाउस प्रॉपर्टी पे हमारे 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं, हम उनको देख सकते हैं। इसमें 1800 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और 4200 रुपये आपकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्लो कर लें, और कम लग रही हो स्पीड तो बढ़ा लें, पर इसको देख लें आप क्वेश्चन को। अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कराने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन कहता है 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में श्री एक्स का लाभ हानि खाता इस प्रकार से है। तो इन्होंने जो अपना PNL बनाया है, उसके बाद इन्होंने नीचे जो प्रॉफिट दिखाया है वो है 4,27,275 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट था इनका 8,60,000, पर फाइनली उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है इतना। अब हमें इसके DR और CR दोनों साइड को स्कैन करना पड़ेगा और देखेंगे कि प्रॉपर क्रेडिट और प्रॉपर डेबिट किया है या नहीं। तो सबसे पहले इसी को अपना बेस मान लेते हैं, 427,275 को। इससे अपन क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो हमारी पहली लाइन लिखी जाएगी, नेट प्रॉफिट एज पर P&L 4,27,275 रुपये। उसके बाद आप क्रेडिट या डेबिट किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं CR को देखूं तो CR में उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट किया है जो कि ओके है। इसके अलावा उन्होंने सन्ड्री इनकम को क्रेडिट किया है जो प्राइमा फेसी पहली नज़र में सही लगता है। ब्रैकेट कहता है इंक्लूडिंग 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर फॉर नॉट सेलिंग गुड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो यूँ समझिए कि 6,000 में से 5,000 रुपये इन्हें कंपटीशन नहीं करने के बदले मिला है। इनके कॉम्पिटिटर ने कहा कि आप यहाँ सामान मत बेचो, आप मान गए, आपको 5,000 मिला। ये इनकम भी बिजनेस इनकम है। इस अकाउंटेंट ने तो शायद इसे ऑर्डिनरी इनकम माना होगा, बट हमें लॉजिकली भी बताया कि ये बिजनेस की इनकम ही है, तो ये अलाउड है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में। इसके बाद है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी। आपको नहीं, सॉरी, इसका कमीशन है, कमीशन क्रेडिट कर रखा है, तो कमीशन क्रेडिट करना भी बिजनेस इनकम होता है, बिल्कुल ओके है। इसके अलावा 800 रुपये रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनल्टी। तो क्या हुआ होगा, कभी इसके ऊपर इनकम टैक्स पेनल्टी लगा दी गई होगी गलती से, और अब वो रिफंड हो गई, अब वो आपके 800 रुपये वापस आ गए। तो आपने इसे अपनी इनकम समझा, पर ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको 800 रुपये हटाने पड़ेंगे। आपने इसे इनकम मान के क्रेडिट कर दिया। आपको मैं यहाँ से 800 रुपये हटा रहा हूँ, और क्या लिखूँगा इसमें, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, की ये इनकम इस हेड की इनकम है ही नहीं। आपका जो IT का रिफंड आया है, IT से चाहे किसी भी तरह का रिफंड हो, चाहे टैक्स रिफंड हो, चाहे पेनल्टी रिफंड हो, IT रिफंड इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम, है ना। तो मैंने ये कह दिया और इस इनकम को हटा दिया। थोड़ा और आप समझ रहे होंगे, बोर होंगे, लेकिन इनके क्रेडिट में लिखने से प्रॉफिट बढ़ गए, इसलिए हम उनको कम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और इसके अलावा बैड डेट्स रिकवरी को क्रेडिट किया है, प्राइमा फेसी सही है, क्योंकि आप DR साइड में बैड डेट्स लिख सकते हैं, तो CR साइड में बैड डेट्स रिकवरी भी लिखनी चाहिए, टैक्सेबल होती है, प्राइमा फेसी सही है। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला है, ये तो आप जानते हैं बिजनेस का इनकम नहीं है, तो 2,400 आप हटा देंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम, आपको इसे हटाना होगा। ठीक है सर, तो 2,400 रुपया ओके, अपन इसे हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ HP इनकम। रेंट रिसीव्ड की जो इनकम होती है सर, वो आपकी HP हेड से कवर होती है, ये इनकम बिजनेस की नहीं है। ओके, चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन DR साइड को स्कैन करते हैं। DR साइड में इन्होंने एम्प्लॉय की सैलरी को दिखाया है। एम्प्लॉय को सैलरी तो देते ही हैं, जैसे मैं आपसे पूछता देते हैं क्या, आप बोलेंगे हाँ सर देनी पड़ती है, तो अलाउड है। रेंट पे किया, अलाउड है। न्यू ईयर पे खर्चा, अब ये अलाउड है। दीपावली पे खर्चा, मुहूर्त पे खर्चा, नए साल का खर्चा, सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस, अब ये अलाउड होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस के लिए है ये लोन तो ये अलाउड है। सेंट्री एक्सपेंसेस अलाउड है। डोनेशन, डोनेशन अगर साइंटिफिक रिसर्च वाला है तो ठीक है, वरना तो फिर ये डिसअलाउ होगा। तो मैं डोनेशन को डिसअलाउ कर रहा हूँ। वैसे नीचे पूरे पॉइंट पहले मैं पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट पॉइंट पढ़ता तो आप बोर हो जाते।
ठीक है, तो मैं अब ये बताने लग रहा हूँ कि कुछ खर्चे, जैसे अभी अभी आया डोनेशन, तो आप डोनेशन दीजिए, देना चाहिए भी, लेकिन बात यह है कि इनकम टैक्स के नज़रिए से ये अलाउड नहीं होता है, और अलाउड होता भी है तो इसके लिए अलग एक डिडक्शन बनाया गया है, एटीजी का डिडक्शन, वहाँ आपको मिलता है। कम से कम अभी आपको कोई डिडक्शन या राहत नहीं मिलेगा। इसके बाद आप बात करें बैड डेट्स, बैड डेट्स बिजनेस में होता ही है, तो इट्स एक्चुअल लॉस, तो ये अलाउड है। बट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पैसा डूबेगा। आप कहेंगे सर प्रोविजंस भी तो पीएनएल के डीआर में आते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं है। तो ये जो 21,500 का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये अलाउड नहीं होगा। इस तरह आप इसे जोड़ क्यों रहे हो? तो आप पहले समझिए कि इन्होंने डीआर किया तो उससे क्या हुआ, इनके डीआर करने से प्रॉफिट रिड्यूस हो गए, मैं उस प्रॉफिट को वापस से जोड़ रहा हूँ, वापस से उसे एडजस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिखा है मैंने। इसके बाद बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, ओनर ने खुद को इंटरेस्ट दिया, तो ये तो कोई वास्तविक खर्चा नहीं हुआ, ये तो एक नोशनल एक्सपेंस हो गया, झूठा खर्चा हो गया, काल्पनिक खर्चा हुआ। तो 21,600 रुपये को डिसअलाउ किया जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं 21,600 रुपये, कि इसे आप एडजस्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये सारे नियम जो मैं बोल रहा हूँ या लगा रहा हूँ, इसको जानने के लिए आपको पिछला वीडियो एक बार सुनना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। ये आपका नोशनल एक्सपेंस है और ये अलाउ नहीं होता। ठीक है सर, ओके। इसके बाद अगर अपन बात करें, तो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिखाया है, बिजनेस के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है, अलाउड होता है। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, वेल इनकम टैक्स नहीं दिखा सकते, टेक्निकली भी देखें तो इनकम टैक्स व्यापार पे नहीं लगता, व्यापारी पे लगता है, ओनर पे लगता है, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस में जाना चाहिए, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसे डिसअलाउ करेंगे। अब केवल बोलना नहीं कि डिसअलाउ करेंगे, इसे अपन जाके एड बैक कर देंगे, तब जाके वो डिसअलाउ होगा, क्योंकि इसने एक्सपेंसेस में उसे दिखा दिया है, तो हम उसे यहाँ पे एक तरह से हटाते हैं, एक्सपेंस को हटाते हैं, तो उससे आपके प्रॉफिट जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या आइटम था, ये था एडवांस इनकम टैक्स। तो एडवांस इनकम टैक्स, सॉरी फॉर बीच में आवाज़ आता हो तो, एडवांस इनकम टैक्स ये आपका डिसअलाउड होता है। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपने पोस्टेज एंड स्टैम्प दिखाया है, ज़रूरी है, पत्र व्यवहार होता है तो ये ज़रूरी है, जरूरी रेवेन्यू स्टैम्प पे लगाने पड़ते हैं, अलाउड है। लॉस बाय थेफ्ट, बिजनेस में चोरी हो जाती है बिजनेस आवर्स में, तो वो अलाउड होता है। डिनर एक्सपेंसेस, अब देखना पड़ेगा डिनर आपने किसको खिलाया, अगर कस्टमर को खिलाया है तो अलाउड है, और फ्रेंड्स वगैरह को खिलाया है तो डिसअलाउ है, देखेंगे। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स के साथ भी यही है, कस्टमर्स को दिया है तो अलाउड है, पर्सनल मैटर है तो डिसअलाउ होगा। ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस आप सीए को देते हैं तो जनरली अलाउड होते हैं, टीडीएस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब अगर अपन पॉइंट दर पॉइंट इसको स्कैन करें, तो इन्होंने कहा है आपसे वैसे कि आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है और बिजनेस की इनकम निकालनी है। असेसमेंट ईयर है 21-22, तो इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर 2021 में कमाया और 21-22 में अब उसका हिसाब हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट कहता है द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ ₹2,400 पेड टू एक्सन एज सैलरी। एक्सन ऑफ्टन लुक्स हिज बिजनेस एंड असिस्ट हिम इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये कहते हैं कि वेतन की राशि में हमने 2,400 एक्स ने अपने पुत्र को दिया है, ये हम क्वेश्चन एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने सैलरी अपने बेटे को दी है, लेकिन उनका बेटा अक्सर उनके व्यापार को संभालता है, व्यापार चलाने में उनकी सहायता करता है, तो कुल मिला के इस्टेब्लिश हुआ कि खर्चा जेन्युइन है। आप सैलरी बाहर के स्टाफ को दे सकते हैं तो आप अपने रिलेटिव को भी दे सकते हैं, बशर्ते वो दुकान में आते हों, आपको बिजनेस ऑपरेट करने में मदद करते हों, और आपने जो उनको दिया हो वो अनरीजनेबल या एक्सेसिव ना हो। अभी तो ये सारा खर्चा ओके दिख रहा है तो ये अलाउड है, पहले पॉइंट का कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है किराए की राशि में 1,800 रुपये ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसका किराया है, और ये इमारत एक्स की खुद की है। ओके, तो अब आप गौर कीजिए, ये बिल्डिंग जो है ये मिस्टर एक्स की खुद की है, तो कहने का मतलब है कि 1,800 रुपये हम वास्तव में किसी को दे नहीं रहे, तो ये हमने फर्जी खर्चा डेबिट किया है, तो अब आप इसको डिसअलाउ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 1,800 रुपया। ठीक है, ये क्या है सर, ये 1,800 रुपया, ये है आपका रेंट पेड बाय ओनर
टू हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को किराया दिया है, तो अगेन ये झूठा खर्चा है। ऐसा कॉस्टिंग में तो चलता है, इनकम टैक्स में नहीं चलता। ठीक है सर, आगे बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है ऋण की राशि, ऋण की जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसमें 1200 रुपये एक्स की पत्नी से लिए गए ऋण का ब्याज शामिल है। उन्होंने ये लोन अपने स्त्री धन में से दिया था। पत्नी से ली गई ऋण की राशि का प्रयोग आयकर के भुगतान के लिए किया गया था। अब एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में ऑब्जेक्शनेबल क्या है। क्या ये ऑब्जेक्शनेबल है कि इसने लोन अपनी मिसेज से क्यों लिया, या मिसेज ने वो पैसा स्त्री धन में से दिया। इस पैराग्राफ में जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि जो लोन था, उस लोन का प्रयोग आपने इनकम टैक्स के लिए किया था। कहानी पूरी क्या है, इस व्यक्ति ने अपनी मिसेज से लोन लिया, उस लोन के पैसे से उसने इनकम टैक्स चुकाया। मतलब ये जो लोन है उसका पर्पस बिजनेस पर्पस नहीं था। क्योंकि ये लोन का पर्पस बिजनेस पर्पस नहीं था, तो ये इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा। तो ये जो 1200 रुपये होगा सर, ये आपका डिसअलाउ होगा। लोन आप किसी से भी ले सकते हैं, पत्नी से या किसी से, उसमें दिक्कत नहीं है। लोन का पर्पस मैटर करता है कि लोन क्यों, वाई दैट वाज लोन। ठीक है, तो ये जो था सर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो करेक्ट रीजन ये है एड बैक होने का। ठीक है सर, चलिए ओके, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2-3 पैराग्राफ ही और, जस्ट एक 5-7 मिनट और बचा है। कहता है विविध व्ययों में दूर संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रयोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए 16,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया। अधिकार की अवधि 8 वर्ष है। देखिए, आपने ऊपर सन्ड्री एक्सपेंसेस दिखाए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर ये जो 63,000 है, इसके अंदर ये लोग मानते हैं कि 63,000 में से 16,000 रुपये अपन ने लाइसेंस के लिए दिए हैं। और कोई समझ लीजिए एक टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस हो गया, स्पेक्ट्रम आपने परचेज किया है, 4G 5G सर्विसेज आप देंगे, तो 16,000 डिवाइडेड बाय 8 साल, 2,000 रुपया हो गया पर ईयर एक्सपेंडिचर। तो आपको केवल 2,000 क्लेम करना है, बाकी डिसअलाउ होगा। इस क्वेश्चन में बाकी का जो 14,000 रुपया है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आपको लिख के बताता हूँ कि क्या किया है मैंने। यहाँ पे मैंने 1/8 एक्सपेंडिचर को अलाउड किया है, और आपका जो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ किया है। आप बाद में अलाउ करवा लेना थोड़ा थोड़ा करके, हर साल 1/8 अलाउ हो जाएगा। तो कुल मिला के 16 में से 2 अलाउ हो गया, और बाकी का 14,000 रुपये डिसअलाउ हो गया है। इसके अलावा इन्होंने माना है कि जो डिनर एक्सपेंसेस है, उन्होंने उसमें एक्स ने अपने जो भाई थे उनके दोस्तों को दावत दी है। ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। तो जो डिनर एक्सपेंसेस हैं, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखे हैं करीबन 1800 रुपये, तो 1800 रुपये के डिनर एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। यहाँ पे इसका रीज़न वही मैंने बताया ना कि पर्सनल मैटर आ गया इसमें। आप पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकते सर, रूल ये होता है। इसको तो क्या है, ये तो आप अकाउंटेंट नहीं है इतना, इसको इनकम टैक्स नहीं पता, तो इसको तो जो खर्चा समझ में आता है उठा के ये P&L में डाल देता है। तो डिनर एक्सपेंस पर्सनल है, दैट्स वाई हमारा ऑब्जेक्शन है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, खाओ जितना खाना खाना है। इसके बाद अगर अपन और थोड़ी सी बातें देखें तो डोनेशन जो इन्होंने दिया है वो एक सोशल वेलफेयर के लिए दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट, गरीब बच्चों की पढ़ाई, कुछ भी, बट अलाउ नहीं है। सो डिसअलाउ मैं इसको ऑलरेडी कर चुका डोनेशन को। इसके अलावा 800 रुपये की जो बैड डेट्स की राशि है वो असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से 17-18 में ही डूब चुकी थी। पहले अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 20-21 चल रहा है, और क्वेश्चन में एक तरह से बैड डेट्स आपका 3 साल पहले ही हो गया था। तो भी कोई बात नहीं, अगर बैड डेट्स पुराना है, पुराने ईयर से रिलेटेड है, लेकिन हमने उसे पहली बार क्लेम किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7th पॉइंट में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके अलावा ये लिखा है कि चोरी की जो हानि हुई है वो कर्मचारियों द्वारा माल के गबन के रूप में एम्बेजलमेंट से हुई है। दैट इज़ हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़ा थोड़ा सामान उठा के ले जाते हैं, दुकान में पीछे जाके काजू बादाम खा जाते हैं, तो कुल मिला के आपका माल गायब हुआ है, गबन हुआ है। तो बिजनेस में वो होता है, बिजनेस में होता है, नथिंग अनयूजुअल, ये अलाउड है। और इसके बाद है
सन्ड्री एक्सपेंसेस में हाउस प्रॉपर्टी के म्यूनसिपल टैक्सेस का भुगतान शामिल है, यानी आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस की आड़ में म्यूनसिपल टैक्सेस को भी दिखाया है जो कि बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये डिसअलाउ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ इधर, 300 रुपये, 300 रुपये को डिसअलाउ किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा मैंने, ये कौन से डिसअलाउ कर रहे हो आप सर? ये मैं कर रहा हूँ म्यूनसिपल टैक्सेस को डिसअलाउ, म्यूनसिपल टैक्सेस, है ना? ठीक है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये HP हेड से रिलेटेड है, तो इसका जो भी होना होगा वो कहाँ होगा? वो HP हेड में होगा। ठीक है सर। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 30,300 रुपये का जो ऑडिट फीस अपन ने दिया है उसमें अपन ने TDS नहीं काटा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी NRI को पेमेंट करते हैं या आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करते हैं तो आपको TDS काटना है, और नहीं काटोगे तो 100% डिसअलाउ होगा। लेकिन अगर आप किसी इंडियन बंदे को पेमेंट करते हो तो फिर आपका 30% डिसअलाउ होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई NRI वगैरह तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो अपन इसका 30% पार्ट डिसअलाउ करते हैं। यहाँ पे मैं रीज़न लिखता हूँ, पेमेंट मेड विदाउट डिडक्टिंग TDS, विदाउट डिडक्टिंग TDS, तो आपको 30% की रेट से इसे डिसअलाउ करना है। तो 30,300 का आप 30% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा लाइक 9,090 रुपया। ठीक है सर, जस्ट अ मिनट, 30,300 उसका 3%, यस 9090। अब ये क्वेश्चन अपनी पूरी हो गई है। और अब मैं आपको बता दूं आपने क्या क्या किया अब तक। आपने 427,275 की इनकम है, उसके अंदर जो 3200 रुपये है ये आपने लेस कर देना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समथिंग 4,24,075 रुपये। ठीक है, और उसके बाद आप ये सारी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जोड़ लीजिएगा। कैलकुलेटर आपको बीकॉम में अलाउड है, ये आप जोड़ दीजिएगा और आपका फाइनल फिगर आ जाएगा। अभी टाइम ख़राब होगा। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि आपने हाउस प्रॉपर्टी में कितना कमाया, तो जैसे क्वेश्चन की CR साइड बताती है कि हमें 2,400 रुपये रेंट मिला था, तो आपकी जो रेंटल इनकम हुई वो हो गई आपकी 2,400। क्वेश्चन में म्यूनसिपल वैल्यू नहीं है, होती तो कंपेयर करते। और 300 रुपये आपने म्यूनसिपल टैक्स दिया है वो लेस कर देंगे। 2,100 रुपये आपकी NAV आ गई, उसमें से 30% लेस हो जाता है एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और बाकी आपकी इनकम मान ली जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी खूब वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।